जैसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए इंसान को देखा जाए ना, पसीने से लथपथ है, सांस फूली हुई है, पूरी ताकत लगा के दौड़ रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा है। बिल्कुल वही तो सोचिए, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर की डिग्रियां हासिल की हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर महीने के आखिर में उनका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली मिलता है ना। मतलब ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, बच्चों की फीस, ये सब उनकी पूरी कमाई निचोड़ लेते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, पर उनके पास वक्त भी है और पैसा भी। तो आज के इस डीप डाइव में हमने रॉबर्ट कियोसाकी के नोट्स और उनकी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के स्रोतों को जमा किया है। और हमारा मकसद सिर्फ इस किताब की कोई आम समरी देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम उन आर्थिक कड़ियों को जोड़ेंगे जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। हम समझेंगे कि कैसे अच्छी पढ़ाई और सिक्योर जॉब का सदियों पुराना मंत्र आज के वक्त में खतरनाक जाल बन चुका है। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण की नींव इन दो अलग अलग पिताओं यानी पुअर डैड और रिच डैड के दिमाग के अंतर पर टिकी है। एक तरफ वो जिन्होंने पीएचडी की, हमेशा पढ़ाई पर जोर दिया, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा तंगी में रहे, है ना। हाँ, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने 8वीं क्लास तक छोड़ दी थी, पर आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। तो यहाँ सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग पैसे के मामले में क्यों अटक जाते हैं। इसका जवाब एक मनोवैज्ञानिक स्थिति में है, जिसे हम रैट रेस यानी चूहों की दौड़ कहते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी इस दौड़ में इसलिए फंस जाती है क्योंकि वो दो भावनाओं से चलती है, डर और लालच। एग्जैक्टली। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जब रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने अमीर बनने की धुन में शीशा यानी लीड को पिघलाकर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। ओ वाओ, उन्हें लगा कि पैसे कमाने का मतलब सच में अपने हाथों से सिक्के ढालना है। हाँ, जब माइक के पिता, जिनको हम यहाँ रिच डैड कह रहे हैं, उन्हें असल आर्थिक ज्ञान देना शुरू करते हैं तो उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन दोनों दोस्तों को अपने एक भंडार में हर घंटे सिर्फ 10 सेंट्स के बदले काम पर रख लिया, जो उस वक्त की महंगाई के हिसाब से भी बेहद कम था। अच्छा। और झटका तो तब लगा जब कुछ हफ्तों बाद उन्होंने वो 10 सेंट्स देना भी बंद कर दिया और उन्हें बिना किसी पैसे के काम करने को कहा। वेट, एक छोटे बच्चे से मुफ्त में काम करवाना थोड़ा अजीब लगता है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? तले आम लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, वो है पैसे ना होने का डर। राइट। ज्यादातर लोग किसी बॉस के यहाँ काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वहां मजा आता है। बिल्कुल नहीं, वो इस डर से करते हैं कि महीने के आखिर में बिल्स कैसे भरे जाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लगातार पैसे के लिए मेहनत करते हैं और जब उन्हें सैलरी मिलती है तो उनका लालच जाग जाता है। मतलब वो नया फोन, बड़ी गाड़ी या महंगी छुट्टियों के बारे में सोचने लगते हैं। सही पकड़ा। ये डर और लालच का चक्कर ही असल में रैट रेस है। एक बार जब लोग इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं ना, तो उनकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इसमें एक विरोधाभास है। मतलब लोगों को असल जिंदगी में अपने बिजली के बिल्स, पानी के बिल्स और ईएमआई भरने ही होते हैं। ये डर कोई हवाई चीज तो नहीं है ना? हाँ, बिल्स तो रियल है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी सिक्योर जॉब ढूंढना जहां से हर महीने तय वक्त पर पैसा आए, क्या वही इस डर को खत्म करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका नहीं है? मेरा तो यही मानना था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नौकरी ढूंढना किसी बड़ी और लंबी बीमारी पर सिर्फ एक छोटा सा बैंडेड लगाने जैसा है। बैंडेड? कैसे? ये आज का दिन तो निकाल देगा, पर कल की समस्या वही खड़ी रहेगी। डर हर सुबह लोगों को बिस्तर से उठाकर दफ्तर भेजता है, फिर सैलरी आते ही नई चीजें खरीदने की इच्छा उन्हें और मेहनत करने पर मजबूर करती है। अच्छा। अमीर लोग लोगों की इस कमजोरी को बहुत गहराई से समझते हैं। वो ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं या बैंक्स के जरिए ऐसे लोन स्कीम्स निकालते हैं जिससे आम इंसान अपना पैसा खर्च कर दे। तो आजादी कैसे मिलेगी? असल आर्थिक आजादी तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेने के बजाय नंबर्स और ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं। ओके, तो अगर डर से घबराकर और ज्यादा घंटे दफ्तर में बिताना सही रास्ता नहीं है, तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? यहाँ से उस नियम पर बात आती है जिसे अमीर बनने का सबसे मूल मंत्र माना जाता है। नियम नंबर 1। हाँ, और ये नियम है एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देयता के बीच का अंतर समझना।
किताब में इसको बेहद आसान भाषा में बताया गया है। राइट। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बिल्कुल, जैसे कोई दुकान जहां से किराया आ रहा हो या किसी कंपनी के शेयर्स जो डिविडेंड दे रहे हो। और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही हो। सही दिशा में सोच रही हैं आप। और इसी बिंदु पर समाज का सबसे पुराना भ्रम टूटता है। रिच डैड का साफ कहना है कि आपका घर एक एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी है। वेट, रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। पीढ़ियों से हमें सिखाया गया है कि अपना घर एक इंसान का सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ा एसेट होता है। मैं जानता हूं ये सुनने में अजीब लगता है, पर नहीं, मतलब एक तरफ मैं रेंट दे रही हूँ जिससे डूबा हुआ पैसा माना जाता है, दूसरी तरफ मैं ईएमआई भर रही हूँ, तो कम से कम 20 साल बाद मेरे पास ईंटों की एक दीवार तो बचेगी। तो अपना बड़ा घर एक लायबिलिटी कैसे हो गया? इसको समझने के लिए हमें पैसे के आने और जाने के प्रवाह यानी कैश फ्लो को देखना होगा। मान लीजिए एक आम इंसान के बैंक अकाउंट को एक पानी के पाइप की तरह सोचें। ओके, पाइप जिसमें पानी आ रहा है। महीने की पहली तारीख को पाइप में पानी आता है, लेकिन पाइप में कई छेद हैं। जब कोई एक बड़ा घर खरीदता है तो वो सिर्फ जमीन और ईंट नहीं खरीद रहा। तो वो क्या कर रहा है? वो असल में उस पाइप में एक नया और बहुत बड़ा छेद कर रहा है। उस घर के साथ प्रॉपर्टी टैक्स आता है, आने वाले 30 साल तक एक भारी मॉर्गेज चुकाना होता है। हाँ, और हर साल घर की मरम्मत, मेंटेनेंस का खर्चा। एग्जैक्टली। पैसे का प्रवाह लगातार जेब से बाहर की तरफ हो रहा है। गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग बड़ी गाड़ियों और बड़े घर खरीदते हैं और समझते हैं कि उन्होंने संपत्ति बना ली है, जबकि असल में वो लायबिलिटी खरीद रहे होते हैं। वही तो। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक ही जगह पर इंसान की पूरी पूंजी फंस जाती है। उस पैसे का इस्तेमाल करके जो असली एसेट्स बनाए जा सकते थे, जहां से असली नकद पैसा आना शुरू हो सकता था, वो सारे मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये पूरा नजरिया ही पलट देने वाली बात है। जब ये स्पष्ट हो गया कि हमें घर की तरफ ध्यान देने के बजाय ऐसी चीजों पर ध्यान देना है जो हकीकत में कैश अंदर लाएं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपना बिजनेस खुद संभालना, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, इस पर मुझे मैकडॉनल्ड्स के मशहूर संस्थापक रे क्रॉक की वो कहानी याद आती है ना। उन्होंने एक बार एक यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों से पूछा था ना कि बताइए मेरा असली बिजनेस क्या है। हाँ, और सब थोड़ा मुस्कुराए थे। सबको लगा मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस तो हैमबर्गर बेचना ही है। बिल्कुल, पर रे क्रॉक ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने बताया कि उनका असली बिजनेस रियल एस्टेट यानी जमीन खरीदने का है। मैकडॉनल्ड्स की पूरी कामयाबी का राज इसी एक बात में छिपा है। रे क्रॉक दिमाग से बहुत साफ थे कि बर्गर सिर्फ एक माध्यम है। उनका असल ध्यान इस बात पर था कि किसी भी शहर के सबसे महंगे और चलते हुए चौराहे की जमीन कैसे खरीदी जाए। होता यह था कि वो पहले उस प्राइम लोकेशन को खरीदते हैं, फिर कोई उनके पास मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज खोलने की मांग लेकर आता। रे क्रॉक उस जमीन को उस फ्रेंचाइजी मालिक को एक बाहरी किराए पर दे देते। ओह, तो अब वो फ्रेंचाइजी मालिक सुबह से शाम तक चूल्हे के पास खड़ा होकर बर्गर बनाता है ताकि वो रे क्रॉक की जमीन का किराया निकाल सके। सही पकड़ा आपने। असल पूंजी और आमदनी का प्रवाह जमीन से आ रहा था, न कि बर्गर से। इसलिए हमें किसी भी इंसान के प्रोफेशन यानी उसकी आम नौकरी और उसके असल बिजनेस के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर आम इंसान की नजर से देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे इस साल अच्छी रेटिंग चाहिए, मैं प्रमोशन के लिए लायक हूँ, या मैं इस हफ्ते एक्स्ट्रा ओवर टाइम करूंगी ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाए। हाँ, यही आमतौर पर सोचा जाता है। तो क्या अपनी नौकरी में दिन रात एक करना, वहां अपनी पकड़ मजबूत बनाना और प्रमोशन पाना अपना बिजनेस संभालना नहीं हुआ? यहीं पर सबसे भारी धोखा होता है। जब कोई व्यक्ति प्रमोशन पाने के लिए ओवरटाइम करता है या दिन रात एक करता है, तो वो दरअसल 3 लोगों का बिजनेस बड़ा कर रहा होता है, अपना नहीं। 3 लोग कौन? सबसे पहला उसका मालिक या कंपनी का बॉस, क्योंकि ज्यादा मेहनत का सीधा फायदा उनके मुनाफा बढ़ाने में होता है। अच्छा। दूसरा सरकार, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। ये भी सही है। और तीसरा बैंक, जो उस बढ़ी हुई सैलरी को देखकर आपको नई गाड़ी या नए घर का लोन दे देते हैं। ओह वाओ, तो अपना बिजनेस संभालने का यहाँ क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है अपने एसेट कॉलम पर नजर रखना, अपने दफ्तर का काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, वहां से मिले पैसे को खुद पर लगाएं और उस बचे हुए पैसे से ऐसी संपत्ति खरीदें जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े।
तो नया रास्ता ये बन रहा है कि पहले डर को हटाया जाए, नकली संपत्ति से बचा जाए और अपनी आमदनी का स्रोत मजबूत किया जाए। बिल्कुल। पर इस सब के लिए सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि दिमाग को नए सांचे में ढालने की जरूरत होती है। अब बारी आती है आम धारणाओं के खिलाफ एक और नियम की। सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। राइट। हाँ, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा शामिल किया गया है सिंगापुर की एक होनहार लेखिका का। वो लाजवाब किताबें लिखती थीं, पर उनकी किताबें पढ़ने वाला कोई नहीं था। हाँ, और जब किसी समझदार इंसान ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपनी लिखावट की जगह सेल्स यानी बेचने की कला सीखनी चाहिए, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका मानना था कि वो एक सम्मानित पेशेवर लेखिका हैं, कोई आम सेल्स पर्सन नहीं जो सड़कों पर जाके चीजें बेचे। उनका अहंकार और उनकी पढ़ाई ही उनके दुश्मन बन गए थे। उन्हें मुद्दे की बात समझ नहीं आई। किसी भी किताब की दुकान पर चले जाइए, किताब के कवर पर क्या लिखा होता है? बेस्ट सेलिंग ऑथर। वही तो, वहां बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं लिखा होता। उस लिस्ट का नाम बेस्ट सेलिंग है। पुअर डैड हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि बेटा, जिंदगी में किसी एक खास चीज में इतनी महारत हासिल कर लो कि कोई तुम्हारी जगह ना ले सके, जिसे हम आम बोलचाल में स्पेशलाइजेशन कहते हैं। हाँ, जबकि रिच डैड की सलाह बिल्कुल इसके उलट थी। उनका मानना था कि तुम्हें अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग और नए कानून वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। लेकिन इसमें भी लोग सवाल उठा सकते हैं ना। आज के दौर में हर आदमी यही मानता है कि स्पेशलाइजेशन ही सबसे सेफ रास्ता है। आपको ऐसा लगता है? मतलब अगर मैं एक आम डॉक्टर हूं तो कम पैसे कमाऊंगी, पर अगर मैं कई साल पढ़कर हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाऊं तो लोग मुझे मुंह मांगी फीस देने को तैयार रहेंगे। तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना क्यों जरूरी है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसकी सारी आमदनी उसे एक छोटी सी इंडस्ट्री या खास कला पर निर्भर हो जाती है। मतलब उसका पूरा करियर एक ही चीज पर टिका होता है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई बहुत अनुभवी एयरलाइन पायलट है, उसकी पढ़ाई सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने में काम आती है। अगर अचानक इंडस्ट्री में मंदी आ जाए, जैसा पैंडेमिक में हुआ था, तो वो व्यक्ति बिल्कुल लाचार हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और स्किल नहीं होती। इसीलिए उन्हें यूनियन बनानी पड़ती है ताकि नौकरी बचाई जा सके। वही ना, आर्थिक आजादी के लिए दो अलग अलग क्षमताओं का मिलना बहुत जरूरी है। सिनर्जी बनानी पड़ती है। एक आम लिखने वाला अगर सेल्स और मार्केटिंग की बेसिक ट्रेनिंग ले ले तो वो अपने ज्ञान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकता है। यानी खासकर कम्युनिकेशन और दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने की कला आनी चाहिए। सही बात है। ये ऐसी खूबियां हैं जो किसी भी अमीर बनने वाले सिस्टम को जिंदा रखती हैं। सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर होना काफी नहीं है, बल्कि अपने हॉस्पिटल का एक ऐसा सिस्टम बनाना आना चाहिए जहां 50 डॉक्टर काम करें। ये सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाली बात है कि सिर्फ मेहनत और किसी एक काम में बेहतरीन होना काफी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही असुविधाजनक सच आता है। कौन सा सच? जब लोगों को इन सब बातों का पता चल जाता है, वो ये मान लेते हैं कि क्या संपत्ति है और क्या नहीं। स्किल्स भी सीख लेते हैं, उसके बावजूद दुनिया की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही अमीर क्यों बन पाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब बताती है कि इस रास्ते में 5 ऐसी कठोर मनोवैज्ञानिक रुकावटें हैं जो हर अच्छे भले इंसान को तोड़ देती हैं। डर, निराशावाद, आलस, आदतें और अहंकार। इन 5 पर गहरी चर्चा जरूरी है। शुरुआत करते हैं डर से। अपना पैसा गवा देने का डर। इसका तोड़ बताते हुए रिच डैड टेक्सास के लोगों की मशहूर एलामो की कहानी याद दिलाते हैं, जिसमें टेक्सास के लोग जीतने पर बहुत गर्व करते हैं, पर वो हारने पर उसको छुपाते नहीं हैं। हाँ, बल्कि उस पे गर्जन करते हैं। हार उन्हें तोड़ती नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है। आम आदमी पैसे के मामले में खेल को जीतने के लिए नहीं खेलता, वो बस हारने से बचने के लिए खेलता है। एग्जैक्टली। जब तक इंसान का डर उसके अमीर बनने के जुनून से बड़ा रहेगा, वो कभी आर्थिक आजादी नहीं पा सकता। और दूसरे नंबर पर है निराशावाद यानी सिनिसिज्म। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कमियां निकालते हैं। जैसे किसी कहानी में वो किरदार होता है जो चिल्लाता रहता है कि भागो भागो आसमान गिरने वाला है। चिकन लिटिल की तरह। बिल्कुल। अगर उन्हें रियल एस्टेट में पैसा लगाने को कहो तो वो कहेंगे, अरे नहीं, टेनेंट्स बहुत परेशान करते हैं, या मैं आधी रात को उनके घर का टॉयलेट थोड़ी ना ठीक करती फिरूंगी। ये वो लोग हैं जो हमेशा बताएंगे कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता। ये निराशावाद दिमाग पर पर्दे डाल देता है और नए मौकों को पहचानने नहीं देता। फिर आती है तीसरी और सबसे धोखेबाज रुकावट, आलस।
जब हम आलस की बात करते हैं तो दिमाग में बिस्तर पर पड़े हुए किसी व्यक्ति की तस्वीर आती है। पर यहाँ आलस का रूप अलग है, जिसे व्यस्त रहने वाला आलस कहते हैं। लोग दफ्तर के कामों में या वीकेंड पर बेकार के कामों में खुद को इतना बिजी दिखाते हैं कि उनके पास अपनी असली आर्थिक हालत पर सोचने का टाइम ही नहीं होता। यानी वो समस्या से मुंह चुरा रहे होते हैं। हाँ, और इस खतरनाक बिजी आलस का इलाज थोड़ा सा लालच है। समाज में लालच को हमेशा बुरा माना गया है, पर यहाँ इसे अपने फायदे के नजरिए से देखना है। व्हाट्स इन इट फॉर मी? तो अगर एक आम इंसान खुद से रोज ये सवाल पूछे कि अगर मेरे पास किसी को जवाब देने की मजबूरी ना हो तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, या अगर मैं अपनी जिंदगी के तमाम बिल्स की फिक्र से आजाद हो जाऊं तो मैं आगे क्या करूंगा, तो उसके दिमाग से वो नकली व्यस्तता का आलस उतर जाएगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। चौथी रुकावट है आदतें, और इस मुद्दे ने मुझे सच में बहुत सोचने पर मजबूर किया। किताब कहती है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे करें। हाँ, अमीर लोग अपनी कमाई का पहला हिस्सा अपने निवेश के लिए निकालते हैं और आखिर में सरकार या अपने बिल कलेक्टर्स को पैसे देते हैं। देखिए, मैं यहाँ रुकूंगी क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। मतलब अगर मेरे दरवाजे पर बैंक वाले खड़े हैं और मेरी जेब में सिर्फ उतने ही पैसे हैं जिससे मेरी ईएमआई भरे जाए, तो मैं उन्हें ना देकर पहले खुद को कैसे पे करूं? ये तो खुद को जेल भेजने जैसा लगता है। आम सोच के हिसाब से ये पागलपन लगता है, मैं समझ रहा हूँ, पर यहाँ रिच डैड का पूरा गेम दिमाग के दबाव को बढ़ाने पर है। इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए। कैसे? मान लीजिए आपके पीछे एक खतरनाक जानवर पड़ गया है और आगे एक ऊंची दीवार है। ज्यादातर लोग डरकर गिर जाएंगे, पर अगर आप अपना बैकपैक उस दीवार के पार फेंक दें तो आपका दिमाग किसी न किसी तरह आपको दीवार कूदने में मजबूर कर देगा, क्योंकि अब वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा। एग्जैक्टली। खुद को पहले पे करने का नियम बिल्कुल वैसा ही है। जब आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा सबसे पहले अपनी बचत और निवेश में डाल देते हैं तो बचे हुए बिल्स का जो दबाव आता है ना, वो इतना भारी होता है कि वो इंसान को नए और बेहतरीन रास्ते सोचने पर मजबूर करता है। ओके, तो ये दबाव एक वर्कआउट की तरह है। सही कहा। जिम में जब तक मसल पर दबाव नहीं आएगा वो मजबूत नहीं होगी। ये दबाव हमारे आर्थिक दिमाग को नए स्रोत ढूंढने के लिए दौड़ाता है। एक 96 पाउंड के कमजोर आदमी की तरह मत बनिए जिसके चेहरे पर बुली रेत फेंक देता है। अच्छा, अगर हम अपना सारा पैसा पहले दूसरों में बांट दें तो हमारे अंदर कोई दबाव नहीं बचेगा और हम उन कमजोर लोगों की तरह रह जाएंगे जिन्हें कोई भी आकर कुछ भी बेच जाता है। वही तो, उन बैंक वालों और बिल कलेक्टर्स का खौफ ही असल में वो इंजन बन जाता है जो आपको और ज्यादा कमाने की ताकत देता है। कमाल का पहलू है ये। और पांचवी और आखिरी रुकावट है अहंकार। रिच डैड का एक बहुत गहरा मानना था कि जब जब उन पर उनका अहंकार हावी हुआ उन्होंने आर्थिक रूप से चोट खाई। अहंकारी इंसान असल में अपनी कम इल्मी यानी अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए जोर से बोलता है ना? हाँ, वो ये मान लेता है कि दुनिया का जो ज्ञान उसके पास नहीं है वो किसी काम का नहीं। अहंकार दिमाग के सभी दरवाजे बंद कर देता है। तो अगर हम इन पांचों रुकावटों को मिलाकर देखें तो ये साफ होता है कि आर्थिक आजादी कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो अचानक हाथ लग जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये उन तमाम पुरानी आदतों को तोड़ने, अपने डर को गले लगाने और एक नया सांचा बनाने का नतीजा है। ज्यादातर लोग बस यही सीखते रह गए कि एक वफादार नौकर कैसे बनना है। इस डीप डाइव से हमने ये समझा कि रैट रेस का चक्रव्यूह कैसे काम करता है। हाँ, और हमने देखा कि कैसे अमीर लोग अपनी आमदनी से लायबिलिटीज खरीदने के बजाय उसे लगातार अपने एसेट कॉलम में लगाते हैं। उन्हें शब्दों के मायनों से ज्यादा कैश फ्लो यानी पैसे के आने जाने के नंबर से मोहब्बत होती है। उन्होंने बताया कि कैसे अपनी खास स्किल को बंद कर रखने की जगह नए कम्युनिकेशन और बेचने की स्किल्स को जोड़ा जाए। और सबसे अहम बात, आलस, डर और अहंकार की उन ईंटों को तोड़कर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो तब भी काम करे जब आप सो रहे हों। सुनने वालों के लिए आज की चर्चा एक बिल्कुल नए आईने के सामने खड़े होने जैसी है। अब वक्त उनके फैसले का है। हर व्यक्ति के पास कुछ घंटे और उसका दिमाग होता है। क्या वो अपने दफ्तर के बाद का बचा हुआ समय टेलीविजन की खाली चर्चाओं में बिताएंगे या अपने आर्थिक ज्ञान को मजबूत करने में? क्योंकि अंत में आपकी बैंक पासबुक आपकी मेहनत का नहीं, आपके फैसलों का हिसाब दिखाती है। और इसी ठंडे सच के साथ हम इस डीप डाइव के उस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले बिंदु पर आते हैं, जिसे सुनकर शायद दिमाग के कुछ और ताले खुल जाएं। जरा एक बार वापस उसी ट्रेडमिल और उस चूहों की दौड़ वाली स्थिति पर जाइए। कैसी स्थिति? सोचिए, अगर इस पूरी दुनिया का हर एक इंसान, इस रिच डैड की बात मान ले,
अहंकार छोड़ दे और अपने लिए आमदनी के नए स्रोत बना ले? अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का कर्मचारी यानी एम्प्लॉय बने रहना ही ना चाहे, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। तो जिन बड़े बिजनेस एम्पायर्स और मैकडॉनल्ड्स जैसे रियल एस्टेट नेटवर्क को बनाने की हम तारीफ कर रहे हैं, उन्हें जमीन पर उतारकर असल में चलाएगा कौन? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये फास्ट ट्रैक जिसके सपनों जैसी दुनिया पर अमीर लोग चलते हैं, वो पूरी तरह से उस समाज पर निर्भर नहीं करता जहां करोड़ों लोग रोज सुबह डर कर उठते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक रैट रेस वाले ट्रेडमिल पर दौड़ते रहने का फैसला करते हैं? अगली बार जब आप कोई बड़ा दफ्तर या महंगी कॉफी शॉप देखें, तो जरूर सोचिए आप किस तरफ हैं, पाइप के अंदर